तो ये नेशनलिज्म का सेकंड फेज भी है जो 1905 से स्टार्ट होकर अराइवल ऑफ गांधी तक चलेगा, है ना। अगर ईयर वाइज पूछे तो होम रूल तक ये चलता है ना। जिन लोगों ने इसे चलाया वो एक्सट्रीमिस्ट कहलाए और उनके पार्टी को करम दल कहा गया। इसे कुछ रेडिकल नेशनलिज्म भी कहते हैं कुछ लोग। भले ही इसका टाइम 1905 से है, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है वो 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद से दिखने लगी थी, और जो फॉर्मल वे है वो 1905 में दिखने लगता है। उग्र कहने का सीधा मतलब ये है कि इनके जो काम के तरीके हैं वो उस समय के हिसाब से कैसे हैं, रेडिकल हैं। रेडिकल का मतलब जो सरकार को पसंद नहीं आएंगे, और इनके ऑब्जेक्टिव भी उस समय के हिसाब से सरकार के अगेंस्ट में हैं। तो गोल और उसको पाने के तरीके दोनों ही रेडिकल हैं, इसलिए उनके नाम में रेडिकलिज्म जुड़ा हुआ है। ठीक है। लीडर आप लोग जानते ही हैं, अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो मेन हीरो तो चार ही हैं, लाल, बाल, पाल और अरविंदो घोष, है ना। लाल मतलब पंजाब से लाला लाजपत राय, बाल माने तिलक जी महाराष्ट्र से, पाल बंगाल से, अरविंदो घोष उनके भाई बारिंद्र घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, A.K. दत्त, ये सब बंगाल से हैं। ठीक, और अन्य लोग भी हैं, यानी पूर्व और पश्चिम दोनों में, और दक्षिण भारत तक में ये लोग दिखाई देंगे हैं। तो ये नेतृत्व करता है। ये उग्र कैसे हैं और क्यों हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो अचानक नरमपंथियों से उग्रपंथी कैसे सामने आ गए, तो उसके कुछ कारण आपको लिखने हैं। सबसे बड़ा कारण तात्कालिक तो नहीं है, लेकिन पीछे से चला आ रहा था। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही थी, वो तरीका और जिसके लिए कांग्रेस काम कर रही थी वो उद्देश्य, इन दोनों की समझ से बाहर होने लगे थे। तो प्री के हिसाब से क्वेश्चन इसमें लिखेंगे आप, मैं इसमें भी लिखना ही तो होगा। जैसे तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन कहा, बटरिंग करने वाले लोगों का समूह है। साल में एक बार मेढक की भांति टरटर करने वाले लोगों का समूह है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट तिलक के हैं कांग्रेस के लिए। और उनके अधिवेशन को जो साल में एक बार होते थे उसे वो छुट्टियों का मनोरंजन कहते थे, एंटरटेनमेंट ऑफ वैकेशन। और लाला जी ने उनको क्या कह दिया, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और उनके अधिवेशनों को ये लोग ज्यादा यूजफुल नहीं मानते, क्योंकि जो भी कांग्रेस ने किया उसका बदला कांग्रेस को क्या मिला। जो लोग कांग्रेस के मानते थे कि हमें, नरमपंथी मानते थे कि हमें ये चीज अच्छी मिली है। ठीक है, ये नरमपंथी लोग अपनी, या मॉडरेस्ट, इसे अपनी अचीवमेंट बताते थे। तो इसके लिए भी उन्होंने क्या कहा था, आशीष बताओगे, गर्मपंथियों ने इंडियन काउंसिल एक्ट के लिए क्या बोला था, कि ब्रेड मांगी थी, रोटी मांगी थी और पत्थर के टुकड़े मिले हैं।
यानी कांग्रेस, जैसा हमने भी कहा, हर चीज की आलोचना है कांग्रेस की, उसके समिट की, और कांग्रेस जो अचीवमेंट दिखा रही है उन सब की आलोचना है। यानी ये लोग नरमपंथियों की जो मोडस ऑपरेंडी है और जो अचीवमेंट्स हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। तो पहला बड़ा रीजन ये था। ठीक है, बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण और स्वाभिमान का विकास। अब यहाँ पश्चिमीकरण से दो चीजें देखनी है। एक, अंग्रेज भारत में हर चीज को क्या कर रहे हैं, वेस्टर्नाइज कर दे रहे हैं। इससे निगेटिविटी आती है इनके दिमाग में। लेकिन पश्चिम में जो हो रहा है वेस्ट में, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव था। अभी देखेंगे कैसे। ठीक है, तो थोड़ी देर वेट करें इसके लिए। अगला है स्वाभिमान का विकास, क्योंकि ये दौर विवेकानंद का दौर भी था। आपको याद होगा 1893 में कहाँ गए थे वो, शिकागो। फिर भारत में आकर उन्होंने वो सब रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी कर दी 97 में। तो जाहिर सी बात है, एक टाइम विवेकानंद का इन्फ्लुएंस का टाइम है, और उनके द्वारा जो कहे गए सेंटेंसेस थे, उन सेंटेंस का भी बड़ा प्रभाव पड़ा। वो सेंटेंस आपके काम के भी हैं, प्री के लिए, मेंस के लिए और निबंध के लिए। क्या कहा उन्होंने कि निर्बलता यानी वीकनेस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। तो कांग्रेस के लोग क्या दिखा रहे हैं, पिटीशन है ना, एप्लीकेशन, उसको इन लोगों ने क्या कह दिया, बोले ये तो वीकनेस है, ये सब तो वीक वीक लोग करते हैं, निर्बलता, तो ये नहीं करना चाहिए। अब विवेकानंद का इन्फ्लुएंस काफी अच्छा था लोगों पर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, स्वामी जी की बात में दम है, इसलिए इसे त्याग दो, वीकनेस को। उसके अलावा उन्होंने ऊंचे वर्ग के लोगों को भी क्या बोला, आलोचना कर दी कि वो शारीरिक और नैतिक दृष्टि से कैसे हैं, डेड हैं। पॉलिटिक सॉरी बॉडीली और इथिकली क्या होते हैं, एलिट क्लास डेड होती है। तो बोले उम्मीद किससे करें, बोला आम जनता से उम्मीद करो, कॉमन पीपल से। अब ये दोनों चीजें कांग्रेस के खिलाफ जाने वाली हैं, धर्मपंथियों के, क्योंकि धर्मपंथी आपने लिखे लिखे थे कौन कौन लोग थे, पत्रकार, वकील, साहित्यकार, ये लोग शामिल थे, एलिट क्लास थे। और हमने लिखा भी था कि कांग्रेस की आलोचना अभिजात्य वर्ग के संगठन कहकर की जाती थी, एलिट क्लास इंस्टीट्यूशन कहा जाता था। और हमने आलोचना क्या की थी कि वो आम जनता को शामिल नहीं कर रहे हैं अपने कार्यक्रमों में। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि नहीं, जो भी करना चाहते हो उसे कॉमन पीपल को शामिल करो, तो ही सक्सेस मिलेगी आपको। तो कहने का मतलब जो स्वामी जी से प्रभावित है वो दो चीजें तो नहीं करेगा, एक, ऊंचे वर्ग को डिपेंडेंट नहीं रहेगा, और आम जनता को अपने साथ लेकर चलेगा, एक काम जरूर करेगा। ठीक है, और इन सब पर बड़ा प्रभाव पड़ा है स्वामी जी का। तो इससे क्या हुआ, देशवासियों के अंदर एक तरह का सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा हुआ। स्वाभिमान का मतलब यहाँ ये था। ठीक है, स्वाभिमान के कुछ और चीजें भी हैं जो आगे आएंगी, वो आप जरूर देखें, उन्हें भी, उनसे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, अंग्रेजों की नीतियों के चलते आपने देखा सबसे बुरी समस्या इकोनॉमिकली थी, और उस इकोनॉमिक से समस्या क्या हुई, प्लेग और फेमाइन जैसी चीजें फैलने लगी थी। और आप देखेंगे 96 से 1900 के 4 साल के बीच एक से एक बढ़ के फेमाइंस आए, जिसमें मरने वालों की संख्या 1 करोड़ के आसपास थी। जाहिर सी बात है कि हमने पढ़ा था कि उस समय के फेमाइन मैन मेड थे, है ना कि नेचर ने तो ड्रॉट पैदा किया, और वो फेमाइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ने कन्वर्ट कर दिया। तो आम आदमी को और गर्मपंथियों को ये समझ में आ गया कि भारत के जो प्लेग और फेमाइन है वो कॉलोनियल रूल का परिणाम है। ठीक है, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी अब वो आपको आइडिया देंगे। ये सब रीजन है जिनकी वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको नरमपंथी या मॉडरेट्स की बात समझ में नहीं आई। जैसा हम अभी बात कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया,
कॉलोनियल रूल की जो वास्तविकता थी उसे पहचान लिया। और हम लगातार पिछले महीने भर से बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों का भारत में आने का पर्पस क्या है? एक्सप्लॉयटेशन करना है। इससे भारत की कौन सी चीज खराब हो जाएगी? इकोनॉमी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब से क्या होगा? भारतीयों को कम सैलरीज पर काम करना पड़ेगा जो लिटरेट हैं, और जो लिटरेट नहीं भी है वो क्या करेंगे? बेरोजगार घूमेंगे, क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है। जो भी हो रहा है ब्रिटेन अपने हित के लिए कर रहा है। भारतीयों को ऊंचे पद में नहीं दिया जा रहा, ये भी इनकी शिकायत है। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों का जो एक्सप्लोटेटिव नेचर है वो उन्होंने जनता के सामने रख दिया, और उसका उपाय क्या बताया कि तभी संभव है जब कोई भारतीय सरकार हो। जबकि नरमपंथी क्या कह रहे थे? लगातार एप्लीकेशन दे रहे थे सरकार को कि आप इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ये लोग कह रहे हैं कि समस्या तो है ही, दूर कैसे होगी जब तक भारतीय सरकार ना हो। सीधा सीधा स्वराज की मांग करेंगे। भारतीय सरकार का मतलब यहाँ सेल्फ रूल होना चाहिए। इसके अलावा जैसा हमने भी कहा था, आत्मसम्मान की जो बात आई थी और पश्चिमीकरण की बात आई थी, अब उन दोनों को फिर से एक बार यहाँ रिलेट करना पड़ेगा आपको, और वो है इंटरनेशनल इंसिडेंट्स का इन्फ्लुएंस था। इन घटनाओं से स्वाभिमान विकसित हुआ, सेल्फ रेस्पेक्ट, और ये दिखाया कि पश्चिम में क्या हो रहा है जो हमारे यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो आप भी देखें उसे। ये वो समय है जब पूरे विश्व में उथल पुथल है ब्रिटिश साम्राज्य और यूरोपियन ताकतों के खिलाफ। उससे कुछ उदाहरण आपको देने हैं। जैसे ये 3 देश, इजिप्ट, पर्शिया, टर्की, क्या हो गए? फ्रीडम की मांग करते हैं, फ्रीडम प्राप्त कर लेते हैं काफी हद तक। और ये सब किसने गुलाम बनाए थे? यूरोपियन पावर्स ने गुलाम बनाए थे। जबकि ये एशियाई देश है, सबके सब कैसे हैं? एशियन कंट्री हैं। ठीक है, उधर अफ्रीका में इथोपिया अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन हरा किसको रहा है? इटली को। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि इन सब घटनाओं से कुछ चीजें तय हुई। क्या चीज तय हुई? कि यूरोप या अंग्रेजों को हराया जा सकता है। जब वो कहते थे कि यूनियन जैक कभी सनसेट नहीं देखता, तो इसका मतलब होता था कि ब्रिटिशर्स को कभी हराया नहीं जा सकता। ये बड़ा पॉपुलर डायलॉग था उनका कि यूनियन जैक का मतलब उनका झंडा, किनका? अंग्रेजों का। और वो कहते थे कि ये कभी सनसेट नहीं देखता, मतलब यहाँ कभी हार नहीं होती। लेकिन मिस्र, फारस, तुर्की और इथोपिया की जीतों ने ये दिखा दिया कि अंग्रेज और यूरोप हराए जा सकते हैं। ये सर्वशक्तिशाली नहीं है, इनके पास ईश्वर की कोई विशेष शक्ति नहीं है। ठीक है, इन सब के साथ साथ बड़ा प्रभाव पड़ा जापान का। क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेज कहते थे व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, इसको ऐसे लिखना। जापान की राइज ने, उदय ने ये दिखा दिया कि एशियाई देशों, जापान का लोगों ने बता दिया कि हमें विकसित होने के लिए अंग्रेजों की जरूरत नहीं है। तो जापान का जो उदय हुआ है ना, जापान एक ताकतवर राष्ट्र बनेगा आगे चलकर यहाँ से, उसमें किसी यूरोपियन शक्ति का योगदान नहीं था। जब अंग्रेज क्या बोलते थे कि एशियाई देश पिछड़े हुए हैं, एशियाई सिविलाइजेशन बैकवर्ड है, और यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या करेगी? इसको डेवलप करेगी, तो हम आपके डेवलपमेंट के लिए आए। जापान ने दिखा दिया कि हमें अपने डेवलपमेंट के लिए आपकी जरूरत नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, तो जापान यहाँ पूरे एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वही जापान कुछ समय बाद दिखा देता है रशिया को हरा कर भी। और रशिया यूरोप की उसमें सबसे बड़ी पावर्स में से एक है। ठीक है,
तो जापान की इस तरह की अचीवमेंट्स भारतीय लोगों को ये आत्म सम्मान के लिए ललकारती हैं कि जब जापान के लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्लियर है बात। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव ने भी काफी हद तक भारतीयों को या उग्रपंथियों को जागृत किया, क्योंकि ये सब ऐसे ही फ्री नहीं हो रहे, लड़कर फ्री हो रहे हैं और जीत कर फ्री हो रहे हैं। तो यानी दो मैसेज मिलेंगे कि जीतना है तो क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और अगर यदि लड़े तो जीतेंगे पक्का, ये भी सही है, जो कि नरमपंथियों के बस की बात नहीं है। तो फाइट करना जरूरी है अपने राइट्स के लिए, और वो फाइट की स्पिरिट ही क्या करेगी, इन्हें एक्सट्रीमिस्ट बना देती है। ठीक है, चलो अगला रीजन है, बहुत ही इन्फ्लुएंसिव पर्सनालिटीज हैं उनके इस समय जिनका जन्म हो रहा है या जो राइज कर रहे हैं। तिलक हैं, लाला जी, दो बड़े नाम हैं, तीसरा नाम भी हम आगे देखेंगे। तो तिलक के जन्म ने या तिलक के यहाँ प्रभाव ने चीजों को एकदम ही बदल के रख दिया। ठीक है, क्योंकि तिलक ने क्या किया, भारत के इतिहास से ऐसे हीरोज को चुना जो भारत के लोगों को क्या कर सकते थे, मोटिवेट कर सकते थे। तो उन्होंने किसको चुना, शिवाजी। शिवाजी को उन्होंने मराठाओं ने पूरे भारत का हीरो घोषित कर दिया, पूरे भारत का हीरो बना तक दिया उन्होंने। स्लाइड दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे तिलक की, और तिलक का योगदान अलग से मेंस में अलग से क्वेश्चन बनेगा कि उग्रपंथियों में विशेषकर तिलक के योगदान को आप रेखांकित करें। तो जो किया वो तो जरूरी था, लेकिन वो क्यों किया और कैसे किया वो जरूर ध्यान देना आप लोग, और वही चीज आपके वहां बाकी लोगों से आपको अलग भी करेगी। ठीक है, उन्होंने भारत के लोगों को एक आइडियल दिया, हीरोज दिए, और ये हीरो अभी तक कोई नहीं दे पाया। तो जब आप लोगों को लड़ने के लिए बुलाएंगे तो उन्हें एक हीरो, तो एक एंथुसियाज्म, एक पेट्रियोटिज्म डेवलप करना पड़ेगा, तो हमेशा हीरो देने पड़ेंगे। तो हम अपने ग्रुप में जो आपको यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो वीडियो भेज रहे हैं वो किस लिए है, उसका एक पर्पज ये भी है कि आप उन्हें अपना हीरो माने, क्योंकि हीरो जब सामने रहता है तो उसके एक्शंस, उसके मोटिवेशंस बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं आपके ऊपर, और ये हर जगह जरूरी है। ठीक है, तो आप कोई भी काम करें, अगर उसमें आपके आइडियल्स नहीं है, हीरो नहीं है, तो वो काम आप नहीं कर पाएंगे। तो यही काम तिलक ने किया कि जो लोग देश की सेवा के लिए लड़ना चाहते हैं उनके लिए हीरो कौन है ना। तो आप कहेंगे तिलक हीरो थे, तिलक तो थे ही, लेकिन तिलक तो लाइव है ना, और लाइव आदमी की उतनी वैल्यू नहीं रह जाती। जैसे हमारे केस में हमारी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि सिलेक्टिव लोगों की वैल्यू है। आईएएस जो कहेगा आप तुरंत समझोगे और फॉलो करोगे, टीचर जो बोलेगा उसका उतना प्रभाव नहीं रहता है ना, अगर डेली मिलेंगे तो। खैर, तो वही तिलक ने समझा लोगों की साइकोलॉजी को कि मेरे अलावा इनको और हीरो चाहिए, और वो हीरो कौन है, शिवाजी। प्लस और क्या किया उन्होंने, सरकार के खिलाफ खड़े रहने का जज्बा दिखाया। उसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सरकार जो भी गलत काम कर रही थी उसके लिए उन्होंने आर्टिकल्स लिखे। ठीक है, आर्टिकल लिखे, और उन आर्टिकल के बदले उनको जेल जाने के लिए कहा गया कि आप 18 महीने की जेल जाएंगे, क्योंकि सरकार की आपने अवमानना की है, डिफेमेशन हुआ है। तो सरकार की अवमानना का जो एक्ट चल रहा था उस समय, वो भी हम आगे देखेंगे अभी, उस एक्ट के तहत इनको 18 माह की जेल होनी थी, आपको पता है। सरकार ने कहा माफी मांग लो, हम छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं,
माफी नहीं मांगूंगा। ये बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से बड़ी चीज है कि उन्होंने सबसे पहले क्या एग्जाम्पल सेट किया कि अपना सेक्रीफाइस किया। तो उसी आदमी की बात ज्यादा मानी जाती है, जो वही आदमी लीडर बन सकता है जो खुद सेल्फ सेक्रीफाइस करके एग्जाम्पल सेट करे। और तिलक ऐसा करने वाले पहले आदमी थे जिन्होंने देश की आजादी या देश के आंदोलन में जेल जाने का निर्णय लिया। इससे पहले देश के हितों को लेकर कोई भी जेल नहीं गया। इसके क्वेश्चन बहुत सालों पहले बनता था हम लोगों के टाइम पर कि राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाला पहला आदमी कौन था, तो तिलक थे। इसका सीधा मतलब है कि उस आदमी ने ये एग्जाम्पल सेट किया कि जब तक खुद पेन नहीं लेंगे तब तक अंग्रेजों से कोई उम्मीद करना बेकार है, जो कि नरमपंथी कर रहे थे। नरमपंथी ऐसा कोई काम नहीं करते थे जिससे जेल जाने की नौबत आ जाए। ठीक है, यानी उन्होंने मैसेज दिया कि अगर फ्रीडम चाहिए तो अपने एफर्ट्स खुद करने पड़ेंगे। जापान ने भी यही बताया, उनसे सीखा उन्होंने कि सेल्फ सेक्रीफाइसेस ही हमें आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जरूरी थी, मोटिवेशन जरूरी था। इन लोगों की स्टेटमेंट बहुत प्रभावशाली थे जो आपने ऊपर देखे। कांग्रेस को टर्राने वाला मेढक बोल दिया, लाला जी ने वैकेशन सबमिट कह दिया उनको। तो ये चीज यूथ को अट्रैक्ट करती है। इस तरह की जो उपहास है ना, किसी का मजाक उड़ाना, तो यूथ के लिए ये अट्रैक्टिव चीजें हैं। इसके अलावा तीसरा नाम इसमें आएगा अरविंदो घोष का, जिन्होंने बंगाल में ये काम बहुत अच्छे से किया। उनकी किताब है ओल्ड फॉर न्यू, उसमें उन्होंने सीधा सीधा क्या कह दिया कि अब हमें एक्टिव रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, सक्रिय प्रतिरोध करना पड़ेगा। यानी हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे सरकार को नुकसान हो। हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे सरकार की हानि हो। इसे कहते हैं एक्टिव रेजिस्टेंस। जबकि नरमपंथी क्या थे, पैसिव रेजिस्टेंस, कि कुछ ना करके सरकार का विरोध करना चाहिए। ये कह रहे हैं कुछ करके सरकार का विरोध करना चाहिए। ठीक है, ओल्ड फॉर न्यू ये उनकी बुक का नाम था। उसमें उन्होंने सक्रिय प्रतिरोध की मांग की है। ठीक है, कुछ और रीजन है जिसकी वजह से ये आंदोलन पैदा होगा, और अब लिखेंगे आप तत्कालिक कारण। ठीक है, इमीडिएट इम्पैक्ट ये रीजन ये है, और वो है कर्जन, जो आपने पहले भी पढ़ा कर्जन को। कर्जन क्या है, प्रतिक्रियावादी वायसराय है, घमंडी वायसराय है, जो भारतीयों को कुछ नहीं मानता। इसलिए कर्जन के शासन को शिष्टमंडल यानी नरमपंथी डेलीगेशन बना के जाते हैं, भूल मिस्टेक्स और कमीशंस का काल टाइम कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर वेट करने का टाइम, वेट मतलब इंतजार करने का टाइम था, प्लस प्रतिक्रियावादी। दो काम आपको याद रखने हैं, इनफैक्ट तीन काम याद रखने हैं उस समय के। पहला क्या लेकर आया वो, कोलकाता यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आया, जिसमें उसने गवर्नमेंट के कंट्रोल को बढ़ा दिया था। जबकि सरकार क्या कह रही थी कि हम शिक्षा पर गवर्नमेंट कंट्रोल कम करेंगे, लेकिन उसने उल्टा किया। फिर आया कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट 1999, इसमें उसने इंडियन मेंबर्स की संख्या घटा दी। और अंततः इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसकी बात मैंने अभी की, जिसमें प्रेस की आजादी को खत्म किया जाएगा। इसी में तिलक और लाला जी जैसे लोगों को जेल जाना पड़ेगा इसी एक्ट की वजह से। ठीक है, ये चीजें क्या दिखाती हैं, ये प्री के हिसाब से भी जरूरी था। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार जहां ये कह रही थी कि हम आपको अधिकार देंगे, हम भारतीयों को शासन में शामिल करेंगे, ये तीन काम दिखा रहे हैं कि सरकार उल्टा कर रही है।
भारतीयों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के स्थान पर घटा रही है। ठीक है, तो इसका विरोध लाजमी था। सरकार की नीतियों में विरोधाभास है, और ये सब बातें इन लोगों ने अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से पॉपुलर भी की। आपको पता है तिलक के 2 पेपर इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। कौन कौन से हैं? मराठा और केसरी। तिलक के 2 पेपर हैं, मराठा और केसरी। मराठा आप जानते हैं इंग्लिश में पब्लिश होगा, और केसरी मराठी में पब्लिश होगा। तो पॉपुलर पेपर कौन सा होगा? केसरी, जो पॉपुलर होगा, जो कि मराठी में निकल रहा है। तो उनके अधिकांश आर्टिकल कहाँ निकलते थे? इसी मराठी पेपर में निकलते हैं, केसरी में निकलते हैं, जो मराठी लैंग्वेज में आता था। ठीक है, अरविंदो घोष की किताब ओल्ड फॉर न्यू, इस तरह की चीजें। यहाँ पर लाला जी की किताब यंग इंडिया, ये सब चीजें जिम्मेदार है। ये सब कारण है जिसकी वजह से तिलक, लाला जी और उनके अनुयायी फॉलोअर्स क्या करेंगे? कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नया जो मॉडर्निस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से। ठीक है, इसमें एक चीज और हुई, वो उनके काम के तरीके में दिखाएंगे हम आपको। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये कारण है। इन कारणों के बाद एक माहौल बनना था, जो बना भी। वो है कि इनके काम का तरीका क्या है। तो अगले पैराग्राफ में कारण दिखाने के बाद इनके काम के तरीके या इनकी सोच में, उद्देश्य में परिवर्तन दिखाना है ना। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, काम का तरीका क्या है, अब आप उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पहला चेंज क्या था? ये लोग रिफॉर्मिस्ट नहीं है मॉडर्निस्ट की तरह, बल्कि क्या है? चेंज ओरिएंटेड, परिवर्तन चाहते हैं। सुधार में क्या होगा? अंग्रेज ही रहेंगे, लेकिन उनसे उम्मीद की जाएगी या उन पर दबाव बनाया जाएगा कि वो सुधरें। ये लोग क्या है? परिवर्तनवादी हैं। कह रहे हैं नहीं, अब हमें जो चल रहा है उसको छोड़कर नए को अपनाना चाहिए, यानी पुराने को जाना होगा। तो पहली चेंज इनका ये था कि वो चेंज ओरिएंटेड। इसमें बिपिन चंद्र पॉल का स्टेटमेंट प्री के लिए जरूरी होगा, जिन्होंने पुनर्गठन की बात की थी, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा सब कुछ। और अगर आप सब कुछ रीऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो कब कर पाओगे? जब आपके पास क्या हो? स्वराज हो, सेल्फ रूल होना चाहिए। इसका सीधा मतलब था कि ब्रिटेन से अलग होकर हम अपना विकास कर सकते हैं। अगर हम इंग्लैंड पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये है बिपिन चंद्र पाल। तिलक क्या कह रहे हैं? तिलक ने भी यहाँ स्वराज को क्या कहा? आपको पता है, जन्मसिद्ध अधिकार की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये स्लोगन तिलक ने यहाँ नहीं दिया है। हम भले ही इस टाइम पे यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन तिलक का स्लोगन बहुत समय बाद आएगा। हाँ, लेकिन स्वराज का समर्थन वो कर रहे हैं। स्लोगन भले ही ना दिया हो, लेकिन स्वराज का समर्थन यहाँ पर है। और उन्होंने कहा स्वराज क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बिना हम अपने समाज को भी, जो सोशल रिफॉर्म्स चल रहे थे, उनको भी ठीक नहीं कर सकते। ना हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, ना हमारे यहाँ एजुकेशन डेवलपमेंट होगा। और ये अगर तीनों ही नहीं हो रहे हैं तो एज ए नेशन हमारे यहाँ कंप्लीटनेस कभी नहीं आएगी। ये स्टेटमेंट प्री के लिए जरूरी है। मेंस में आप केवल क्या लिख देंगे कि परिवर्तनवादी हैं, जैसे पॉल पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, और तिलक स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार मानते हुए समाज सुधार, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एजुकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो मेंस में इतना डिटेल में नहीं जाना है, वो आपको समझाने के लिए डिटेल में बताया जा रहा है। ठीक है, अरविंदो घोष का स्टेटमेंट पूछा भी गया है, किसने पॉलिटिकल फ्रीडम को
जीवन श्वास, लाइफ सपोर्ट श्वास को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, जीवन देने वाली गैस है। ऐसे ही पूरे देश के लिए जीवन देने वाली गैस कौन सी होगी, पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, तो लाइफ फेयर है नेशन के लिए, पॉलिटिकल फ्रीडम। जब तक ये नहीं मिलेगी तब तक कुछ और नहीं होगा। यानी कहने का मतलब पूरी बॉडी में O2 की भूमिका क्या होती है, शरीर को जिंदा रखना, और जिंदा शरीर ही क्या करता है, सारे काम करता है। तो जब तक O2 नहीं मिलेगी तब तक फ्रीडम नहीं मिलेगी, और फ्रीडम नहीं होगी तब तक हम बाकी काम भी नहीं कर पाएंगे। यानी देश में परिवर्तन के लिए सबसे पहले ये जरूरी है। लाला जी का स्टेटमेंट, ये वाला जो पैराग्राफ है आप आत्मसम्मान ऊपर वाले पैराग्राफ से जोड़ के दिखा सकते थे, सेल्फ रेस्पेक्ट। लाला जी ने क्या कहा, स्लेव का कोई सोल नहीं होता, इंडियंस आर स्लेव एंड दे आर सोललेस। इसका विकल्प क्या है, ऑल्टरनेट क्या है, तो बोला रिफॉर्म नहीं करना है। इसका जो ऑल्टरनेट है वो रिफॉर्म नहीं है, बल्कि हमारा अपना राज्य ही इसका अल्टरनेट है। ठीक है, उन्हें भी लगता है कि सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम जरूरी है। तो 3 लोगों के स्टेटमेंट आपको यूज करने हैं, इवन 4 लोग हो गए, पाल हो गए, तिलक हो गए, लाला जी हो गए और अरविंदो घोष हो गए। 4 लोगों के स्टेटमेंट आपके काम आएंगे। ठीक है ना, तो ये इनकी सोच है या इनका उद्देश्य है सोच के आधार पर। ठीक है, ये लाइन मैं बाद में बताऊंगा, जो भी यहाँ लिखा है स्वराज का अर्थ, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उनकी फिलॉसफी समझ में आ गई। फिलॉसफी पर एक चीज ऐड किया है, करना है, जो मैंने ऐड नहीं की है स्लाइड में, वो है इन्होंने अपनी बातों को वैलिडेट करने के लिए एंशियंट इंडिया से हीरोज उठाए हैं, या एंशियंट इंडिया के कैरेक्टर को एज ए हीरो कन्वर्ट कर दिया है। जैसे अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्होंने उनकी हिस्ट्री निकाली और लोगों को सुनाई, इस तरह सुनाई कि लोगों के अंदर पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति पैदा हो। तो वो लाइन नहीं लिखी है, वो लाइन आप कहाँ लिख सकते हो, स्वराज वाले टॉपिक, स्वाभिमान वाले टॉपिक में हेडिंग में लिख सकते थे कि स्वाभिमान के विकास के लिए उन्होंने हीरोज डेवलप किए थे। मैंने आपको शिवाजी के बारे में बताया, अन्य हीरोज आप चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, इन सबको फोकस पर रखा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा नेशनल हिस्ट्री है, नेशनलिस्ट हिस्ट्री, राष्ट्रीय राष्ट्रवादी इतिहास था, वो भी इसके लिए जिम्मेदार बना। ठीक है, इनकी और क्या चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं, तभी समझ में आएंगी जब आप इनका डिफरेंस देख लेंगे, किसमें, मॉडरेट्स के साथ इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, तभी समझ में बहुत बेहतर आएगा। तो उसके लिए हम एक 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अब इनके डिफरेंसेस पर बात कर लेते हैं। डिफरेंस में कुछ नए पॉइंट्स आपको और मिलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसे। ठीक है।